हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो कि वीकली हमारे पास रहते हैं 26 अप्रैल से लेके 2 मई तक के। तो जो करंट अफेयर इसके साथ बनता होगा उसे कवर भी करेंगे और डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस बार क्वेश्चंस नहीं है आपके पास, तो क्वेश्चंस का तो कोई चक्कर नहीं है, आप पुरानी शीट रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को फिर हम एडजस्ट कर लेंगे। और उसके अलावा जो पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है उसका नाम है बच्चे अपॉइंटमेंट्स एंड पर्सन इन न्यूज़, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या लिखा हुआ है, क्या इसके साथ स्टैटिक ऐड हो सकता है और क्या चीज़ें रह सकती हैं, इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए तो गौर करते हैं बच्चे यहाँ पर। तो क्या लिखा हुआ है आपके पास, BWF के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। तो गौर करना, ध्यान से समझना, जो क्वेश्चन आएगा आपके पास उसके बारे में बात डिटेल में करेंगे, ठीक है। गौर करते हैं। कहता है यहाँ पे खुनयुंग, अब इनका नाम खुनयुंग पटामा लीजवाड ट्रकुल है, ठीक है। तो आप इनको ट्रकुल करके याद कर लो या लीजवर्ड ट्रकुल कर लो याद। ये कहाँ के हैं बच्चा, तो आप गौर करेंगे ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, थाईलैंड से। और इनको नया प्रेसिडेंट बनाया गया है किसका, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। ध्यान रखना किसका इनको चेयरपर्सन बनाया गया है या प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का इनको क्या बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है। कितने टर्म के लिए बनाया गया है, तो गौर करेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2025 से लेके 29, मतलब लगभग 4 साल। एंड टर्म एट द, अब ये कहाँ डिसाइड हुआ कि इनको क्या बनाया जाएगा, प्रेसिडेंट। तो ये किया गया 86 BWF की एनुअल मीटिंग चल रही थी जियामेन में। और जियामेन कहाँ पर आता है बच्चे, तो आप याद रखेंगे चाइना में आता है। क्लियर हो गया सबके पास। अगला कहता है इसके बाद, विद दिस लिवर्ड बिकम्स द सेकेंड वुमेन टू सर्व एज प्रेसिडेंट। तो ये तो आप फोटो इग्नोर करेंगे यहाँ पर। ये क्या आता है आपके पास, सेकेंड वुमेन टू सर्व एज अ प्रेसिडेंट। तो गौर करना है ये कौन बनेगी बच्चे आपके पास यहाँ पे, तो ये सेकेंड वुमेन बनेगी। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। अब गौर करना बेटा कि पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, तो पहले कौन थे जिनको ये सक्सीड कर रही है, तो इनसे पहले थे बच्चे पॉल एरिक, ठीक है। आपको कई बार इनका नाम पता होगा, पॉल एरिक हॉयर उनका नाम था। इनको सक्सीड कर कर ये लीजवाड क्या रही है, ट्रकुल नाम की एक लेडी आ रही है। क्लियर हो गया। अगला कहता है, अब ये कौन थी बच्चे, सेकंड थी। गौर करना, BWF को हेड करने वाली ये सेकंड वुमेन थी। याद रखना है आपने, सेकंड वुमेन है। बट अगर हम बात करें कि पहली कौन थी, तो आपको इतना तो नहीं याद रखना, पर उनका नाम ल्यू शेंगरोंग करके कुछ नाम था और ये चाइना से थी। तो इतना सा अगर आपको याद रह जाए तो बड़ी बात है, ठीक है। अगला कहता है 87th BWF AGM, हम इसी की बात कर रहे हैं। हम ये जो AGM मतलब एनुअल जर्नल मीटिंग, अब कहाँ पर होगी बच्चे, तो अप्रैल और मई 2026 में होगी। और वो कहाँ पर होगी बच्चे, हॉर्सेंस। और हॉर्सेंस कहाँ पर आता है, डेनमार्क में, ठीक है। तो याद रखना अभी जो एनुअल मीटिंग हुई है वो कौन से नंबर की थी, 86 की। कहाँ पर हुई थी, चाइना में। और वहाँ पे थाईलैंड की लीजवाड को क्या अपॉइंट किया गया है बच्चे, प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। क्लियर हो गया। अगला कहता है इसके बाद का एटेनी थॉबसेस ऑफ फ्रांस वाज कंफर्म्ड एज द डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो एक प्रेसिडेंट बने, एक डेप्यूटी बने हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आपके पास बन गया। और उसके बाद कहता है कि जो 2028 के ओलंपिक्स हैं, कौन से वाले बच्चा, समर्स ओलंपिक्स हैं, वो कहाँ पर होंगे बच्चे आपके पास, लॉस एंजलिस में। अब आप सोचेंगे कि इसका काम इसके साथ क्या था, तो गौर करने वाली बात है कि देखो बेटा, अब ओलंपिक्स में एक ही गेम तो नहीं होगी ना, मल्टीपल गेम्स होंगी वहाँ पर। तो बोलने का मतलब है इन वाले जो स्पोर्ट्स हैं, ये जो स्पोर्ट्स आने वाला है अपने पास, ये जो ओलंपिक्स आने वाले हैं, इनमें और बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी मतलब इनको और अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करवाना है, लोगों को बताना है, ये काम इस वाले ओलंपिक्स में किया जाएगा, ठीक है। कहता है BWF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बच्चे, कुआलालंपुर, मलेशिया में। और कब बनी थी ये बॉडी, तो ये बनी थी 1934 में, ठीक है। चलिए तो अब हम इसके साथ और एक दो चीज़ों को स्टैटिक जोड़ते हैं और समझते हैं कि क्या इसके साथ यहाँ पर ऐड हो सकता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि किसको सक्सीड करके ये आ रही हैं, ये आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किससे, बैडमिंटन रिलेटेड कौन कौन से कप आते हैं, ठीक है। गौर करना, बैडमिंटन से रिलेटेड कौन कौन से कप्स आते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे एक कप का नाम आता है बच्चे योनिक्स कप, ध्यान रखना। उसके अलावा आपके पास क्या आता है, उबर कप, याद रखना है। उसके अलावा आपके पास आता है एक थॉमस कप, और उसके अलावा एक आता है सुदिरमन कप। ये आप यहाँ पर क्लियर रख लेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से
का बैडमिंटन के साथ आते हैं, योनिक्स आता है, उबर आता है, थॉमस आता है और थॉमस के बाद सुदीरमन, अब इसे सुदीरमन कहेंगे या सुदीरमन कहेंगे, ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा ये तो क्लियर हो गया कि ये जो पर्सन अपॉइंट हुई हैं ये किसके लिए हुई हैं, तो ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसके लिए। तो आपको याद रखना एक ऐसे ही इंडिया में भी आती है जिसका नाम है बैडमिंटन याद रखेंगे आप, एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी कब बना था, 1934 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है बच्चे इसकी, तो नई दिल्ली, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, कहाँ पर इसके हेडक्वार्टर, नई दिल्ली। और अगर हम इसके प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उनका नाम है हेमंत बिस्वा। ठीक है, याद रखना है हेमंत बिस्वा कौन आते हैं बच्चे, इनके प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं किसके, इस वाली एसोसिएशन के। ठीक है, चलिए अब एक गौर करते हैं। अगर आपने गौर करा होगा तो यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आपने गौर करा होगा कि कौन से ओलंपिक्स की बात की गई है, 2028 की। मैं शायद आपको पहले भी करवा कर गई थी कि इंडिया में कब कब इलेक्शंस, इंडिया में नहीं, कब कब ओलंपिक्स होने हैं, शायद मैं आपको इसके बारे में बता कर गई थी। आज हम डिटेल में फिर से एक बार बात करेंगे कि कौन कौन से ओलंपिक्स कहाँ कहाँ पर होने हैं। ठीक है, गौर करते हैं, ध्यान देते हैं और ध्यान से समझते हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि 2024 वाले जो कौन से ओलंपिक्स थे, SO लिखूंगी, SO का मतलब होगा समर ओलंपिक्स। ठीक है, समर ओलंपिक्स कहाँ पर हुए थे बच्चे, पेरिस फ्रांस में, जिसमें इंडिया को एक भी गोल्ड नहीं मिला था। हम सबको पता है, हमने पढ़ ली थी ये वाली न्यूज़। ठीक है, सेकंड बेटा बात करते हैं, तो सेकंड अब होंगे कौन से वाले, 2026 में। 26 वाले कौन से है बच्चा, WO मतलब क्या हो गया आपके पास, विंटर गेम्स होंगे। और ये कहाँ पर होंगे बच्चे, तो आप याद रखेंगे मिलान एंड कॉर्टिना। अब इसे कॉर्टिना डी एम्पियाजो पढ़ा जाता है, जो तुम्हारा दिल करे इसे याद रखो। एम्पियाजो ये कहाँ पर आता है बच्चे, इटली में। तो मतलब अगले वाले कहाँ पर होने वाले हैं, विंटर वाले, वो कहाँ पर होंगे, मिलान एंड क्रोटिना या कॉर्टिना दी एम्पियाजो, इटली में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कौन से वाले, 2028, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो कहाँ पर होंगे, लॉस एंजलिस में। और लॉस एंजलिस कहाँ पर आ जाएगा बच्चे आपके पास, USA, मतलब न्यूयॉर्क आ जाएगा। अब गौर करना बेटा, इस लॉस एंजलिस में कौन से वाले होने वाले हैं, SO का मतलब क्या था, याद करो, अभी बताया था आपको, समर ओलंपिक्स। तो ईजी भाषा में आप इसे यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है 2030 वाला। ठीक है, ये तो 28 हो गया अपने पास। अब हम आते हैं किस वाले पे, अब हम आते हैं 2030 वाले पे। ठीक है, तो ध्यान देना, जो 2030 पे होगा वो कौन सा होगा बच्चे, विंटर ओलंपिक्स होगा। और वो कहाँ पर होगा, तो वो होगा फ्रेंच एल्प्स में। और फ्रेंच एल्प्स आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है फ्रांस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्लियर हो गया। अब 2030 के बाद फिर से होने हैं। ठीक है, फिर कब होने हैं अपने पास, अब होंगे 2032 में। और 2032 वाले कौन से होंगे बच्चा, ये फिर से होंगे हमारे पास समर ओलंपिक्स होंगे। और जो समर ओलंपिक्स हैं ये वाले, ये कहाँ पर होंगे, तो ये होंगे ब्रिस्बेन। और ब्रिस्बेन कहाँ पर आता है बच्चे, तो ये आता है ऑस्ट्रेलिया में। ये हम पहले भी बातें कर चुके हैं। ठीक है, अब 32 हो गया अपने पास। अब आते हैं किस पे, 2034 पे। कौन से वाले होंगे बच्चा यहाँ पे, तो यहाँ पर कौन से होंगे आपके पास, विंटर ओलंपिक्स होंगे। और ये कहाँ पर होंगे, तो आप याद रखेंगे सॉल्ट लेक सिटी, याद रखना है आपने, सॉल्ट लेक सिटी। और ये सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर आती है, USA में आती है। ठीक है, चलिए, तो हमने पहला करंट अफेयर और जो इसके साथ फैक्ट जुड़ते थे उसके बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है। ठीक है, अगला करंट अफेयर क्या कहता है बच्चे, अगला करंट अफेयर कहता है यूट्यूब आप सबको पता है। ठीक है, ऑनलाइन कह सकते हैं आप इसे, या ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, या फिर आप इसे एक अमेरिकन सोशल मीडिया कह सकते हैं, या वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। जिसको किसने खरीदा हुआ है, जिसको खरीदा हुआ है किसने बच्चे, तो जिसको गूगल ने खरीदा हुआ है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, अब कहता है यूट्यूब अ सब्सिडरी ऑफ USA बेस्ड, क्या लिखा है यहाँ पे, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन अपॉइंटेड। किसको अपॉइंट करा है बच्चे इन्होंने, तो किसे अपॉइंट करा है यहाँ पे, गुंजन सोनी को। और गुंजन सोनी को क्या बनाया है बच्चे, कंट्री का MD। गौर करना, MD लिखा है यहाँ पर, MD फॉर यूट्यूब इंडिया। तो याद रखना, किसी हर कंट्री के लिए कोई ना कोई MD होता होगा। इंडिया के लिए कौन बनी है, तो आप याद रखेंगे गुंजन सोनी। ठीक है, और किसको सक्सीड कर रही हैं, तो ईशान चैटर्जी को ये सक्सीड करने जा रही हैं।
कब आया था यूट्यूब हमारे पास? तो 14 फरवरी 2005 को, याद रखना है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं? तो कैलिफोर्निया में किसके हेडक्वार्टर आते हैं आपके पास? ये हेडक्वार्टर आते हैं किसके? यूट्यूब के। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और कैलिफोर्निया कहाँ पर है? तो सबको पता है बेटा, यूएस आ जाएगा आपके पास। और चेयरमैन कौन है इसके? तो चेयरमैन का नाम है नील मोहन, ठीक है। क्या नाम है उनका? नील मोहन। ये आप इसके साथ क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला कहता है आपके पास प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं किसके बच्चे? ट्रिनिडैड और टोबैगो के। हमने कई बार इसे पहले भी पढ़ा हुआ है और इसके साथ हमने पहले भी कई बार बातें करी हुई हैं, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। आइए गौर करते हैं, समझते हैं। पहला क्वेश्चन, ये ट्रिनिडैड और टोबैगो है क्या? तो याद रखना ये दोनों की दोनों आइलैंड कंट्री है। ध्यान देना है आपने, कौन सी आती हैं बच्चे? दोनों की दोनों आइलैंड कंट्रीज आती हैं। और ये दोनों की दोनों कंट्री साउथ अमेरिका में, ठीक है। एक सी आता है जिस सी का नाम है आपके पास कैरेबियन सी। कैरेबियन सी के आसपास ये हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इनकी कैपिटल का नाम क्या है? तो गौर करोगे तो नीचे लिखा हुआ है, इनकी कैपिटल का नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक का? और इनकी कैपिटल का नाम क्या आता है बच्चे? तो आप याद रखेंगे पोर्ट ऑफ स्पेन इनकी कैपिटल का नाम आता है, ठीक है। अब गौर करते हैं कि न्यूज़ क्या बोल रहा है, ठीक है। गौर करना, कहता है कमला सुशीला प्रसाद या प्रसाद, जो भी इन्हें पढ़ेंगे, उसके बाद लीडर ऑफ यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस वॉज इलेक्टेड एज द 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ। अब ये कौन से नंबर की बनी है? ये डेटा इंपॉर्टेंट है। और किसकी बनी है? तो ट्रिनिडैड और टोबैगो, और मैंने आपको पहले भी बताया आइलैंड कंट्री है। और वेस्ट इंडीज एक कंट्री है, उसके बिल्कुल नज़दीक ये आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगला कहता है शी सक्सीडेड द इनकम्बेंट। याद करो, पिछले से आई थिंक 2-4 महीने पहले ही हमने शायद इनका नाम भी पढ़ा था। पहले ये अपॉइंट हुए थे और अब ये अपॉइंट हुई हैं, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद है शी सर्व्ड एज द 6th PM ऑफ ट्रिनिडैड एंड टोबैगो फ्रॉम मई 2010 से लेके सितंबर 9 तक, यहाँ तक इन 2015। और ध्यान रखना, शी वॉज मतलब ये जो है वो क्या बनी है? नेशन की पहली और ओनली फीमेल क्या बनी है? प्राइम मिनिस्टर। तो बोलने का मतलब है ये पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। कब से कब तक? 2010 से लेके 2015 तक। और अब सेकेंड टाइम फिर से क्या बन रही हैं? ये प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं, ठीक है। अगला कहता है 2012। अब गौर करना बच्चे यहाँ पे, ठीक है। 2012। अब अच्छा, इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले ट्रिनिडैड और टोबैगो वाला 1-2 फैक्ट और सीख लेते हैं ताकि हमें क्लियर है। तो मैं इसी वाली शीट का यूज़ कर रही हूँ, यहीं पे लिखूंगी आपके लिए, फिर आप इसके साथ जोड़ लेना, ठीक है। गौर करते हैं। देखो बेटा, जब हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे? ट्रिनिडैड, ठीक है, ट्रिनिडैड और टोबैगो की बात करते हैं, ठीक है, टोबैगो की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो ये दोनों की दोनों कंट्रीज किसका काम मतलब किस बॉडी की कह सकते हो किस ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर्स हैं? तो आप याद रखेंगे कैरीकॉम। क्या नाम है बेटा इसका? कैरीकॉम, जिसको हम कैरेबियन, गौर करना, जिसको हम कैरेबियन कम्युनिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? हम कैरेबियन कम्युनिटी भी कहते हैं, जिसके अंदर टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं? तो 21 कंट्रीज आती हैं, जो कि किसके नियर बाय है? वैसे कैरेबियन के नियर बाय है, ये आपने याद रखना है। क्लियर हो गया? अब अगर हम बात करते हैं इस कैरीकॉम की, तो याद करो हमारे मोदी जी ने भी इसके अंदर 5 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट पेश करे थे। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, इसके नाम के अकॉर्डिंग जो है वो 7 पैरामीटर्स को पेश करा था, मैं आपको करा चुकी हूँ पहले भी, ठीक है। गौर करना यहाँ पर जो 2024 की जो कैरीकॉम हुई थी, ध्यान से सुनना बच्चे, वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी जॉर्ज टाउन। और जॉर्ज टाउन कहाँ पर आता है? तो गुयाना, ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और याद रखना है बच्चे, आप मुझे बताएंगे क्या ट्रिनिडैड और टोबैगो ने क्या हमारे यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट कर रखा है या नहीं अडॉप्ट कर रखा है? ये आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास? अब आते हैं बेटा प्रॉपर तरीके से कहाँ पर? अब हम आते हैं प्रॉपर तरीके से किस पे? इस वाली न्यूज़ पे। और अगला क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं, ठीक है। अगला कहता है बेटा कि 2012 में भारत सरकार ने इनको एक सम्मान दिया था। वो सम्मान का नाम क्या था? गौर करो, प्रवासी भारतीय सम्मान। अगर आपको पता होगा, अगर आपको थोड़ा सा इसका
बैकग्राउंड क्लियर है, या बैकग्राउंड अगर आपको याद है तो मैंने आपको कई बार करंट अफेयर में, शायद जनवरी के करंट अफेयर में भी इसको बताया था आपको मैंने। अब गौर करते हैं मैं क्या बोलने जा रही हूँ, इसके साथ फिर आप फैक्ट जोड़ लेंगे, ठीक है। गौर करते हैं, देखिए जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, जब हम बात करते हैं किसकी, प्रवासी भारतीय डे की बात करते हैं पहले, ठीक है। प्रवासी भारतीय डे की बात करते हैं और हम बात करते हैं किसकी, एनआरआई डे की। तो हमें याद रखना है कि 9 जनवरी हर साल नहीं, 2 सालों में एक बार, ठीक है, 2 सालों में एक बारी हम क्या मनाते हैं बच्चे, तो हम एक डे मनाते हैं और उस डे का नाम क्या आता है आपके पास, उसका डे, उस डे का नाम आता है प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं और प्रवासी भारतीय दिवस भी कहा जाता है, एनआरआई डे भी कहा जाता है, ठीक है। अब गौर करना, इसी दिन हम एक सम्मान भी देते हैं जिसका नाम आता है आपके पास प्रवासी, ठीक है, भारतीय सम्मान, याद रखना है, ठीक है, या फिर अवार्ड भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये किन किन लोगों को दिया जाता है बेटा, तो गौर करने वाली बात है, ये दिया जाता है PIO को, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसके अलावा NRI को, या फिर ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस जिनका कंट्रीब्यूशन है किसमें, इस प्रवासी भारतीय में। बोलने का मतलब है कि इंडियन डायस्पोरा को संभालने का उनका काम रहा होगा, उनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। क्लियर हो गया आपके पास, तो याद रखना इनको बोलने का मतलब है ये कमला को, ठीक है, इनको भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चे, ओवरसीज इंडिया अवार्ड भी बोलते हैं। ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है किसके लिए, ऐसे भारतीयों के लिए जो भारत को छोड़ चुके हैं, कहीं और क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक सर्विसेज। क्लियर हो गया आपके पास, तो ये आपके पास यहाँ पर आप इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें, इंडियन डायस्पोरा मतलब पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस कंट्री में है, तो आप याद रखेंगे USA में सबसे ज्यादा इंडियन डायस्पोरा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला क्या आता है वो बात करते हैं। अगला आता है आपके पास यहाँ पे, अगला कहता है लिबरल पार्टी लेड बाय कनाडा प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम था बच्चे इनका, मार्क कार्ने वंस कनाडाज फेडरल इलेक्शन अगेंस्ट पेरी। अब पेरी को याद रखो, बस पेरी हार गए हैं और कौन जीत चुके हैं, मार्क कार्ने यहाँ पर जीत चुके हैं, ठीक है। कहता है मार्क कार्ने जो है वो फर्स्ट अनइलेक्टेड PM ऑफ कनाडा बने हैं, याद रखना है। और क्यों बने यहाँ पर, मतलब किस तरीके से बने, क्योंकि किसने रेजिग्नेशन दे दिया था, तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने क्या कर दिया था, यहाँ पर रिजाइन दे दिया था, ठीक है। कौन से नंबर के PM बने हैं कनाडा के, तो याद रखना है 24th। और उसके अलावा ये कहाँ के गवर्नर रहे हैं, कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के। हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं करंट अफेयर को, और वहां पे भी मैंने आपको बोला था कि इनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उल्टा ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं बाकी PMs के कंपैरेटिव में। तो शायद हमने इसके बारे में पहले भी बात करी हुई है, ठीक है। चलिए आइए अब कनाडा से बनने वाले फैक्ट सीखते हैं और क्या क्या चीजें इसके साथ ऐड हो सकती हैं उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, जब हम बच्चे कनाडा की बात करते हैं तो हम सबको पता होना चाहिए कि कनाडा की कैपिटल आती है ओटावा। क्या कैपिटल आती है बच्चे इसकी, ओटावा। और जब हम बात करते हैं कनाडा की, ठीक है, तो याद रखना है हमने कि कनाडा वर्ल्ड की, अगर हम गौर करें, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, ठीक है, कोस्टल लाइन किसकी है, तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड में सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसकी है, कनाडा की है, ठीक है। उसके अलावा और क्या फैक्ट जोड़ सकते हैं हम यहाँ पर, जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ध्यान देना, जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो कब हुए थे, 1930, और वो भी कहाँ पर हुए थे बच्चे, तो वो भी कनाडा में ही हुए थे, ठीक है। क्लियर है, कनाडा और हमारा संबंध थोड़ा पुराना है, ठीक है। अगर हम बात करें तो कनाडा और हमारा संबंध पुराना है क्योंकि हमारे और इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब से चल रहे हैं, तो मैं डिप्लोमेटिक लिख रही हूँ, रिलेशंस कब से चल रहे हैं, 1947 से चल रहे हैं, ठीक है। दोनों की दोनों कंट्रीज कॉमनवेल्थ का क्या है बच्चे, मेंबर्स भी हैं, ठीक है। तो दोनों कॉमनवेल्थ की मेंबर्स भी हैं, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि और हमारा क्या इतिहास मैच करता है, तो याद रखेंगे कनाडा में ही क्या बनाई गई थी, तो सेवक संघ भी कह सकते हैं आप उसे, या फिर आप उसे स्वदेश सेवक संघ भी कह सकते हैं, ठीक है। स्वदेश सेवक संघ जिसको कहाँ बनाया गया था बच्चे, वैनकूवर में बनाया गया था, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। कहाँ पर बनाया गया था बच्चे, वैनकूवर में, ठीक है। और क्यों बनाया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि इंडिया का
इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल क्या कर सके, आगे को बढ़ सके। ठीक है, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इसको वहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आ गए किसके साथ, आपके पास कनाडा के साथ हमारे रिश्ते। ठीक है, अच्छा कनाडा के साथ अभी हमारे रिश्ते थोड़े से बेकार ही हैं, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो कनाडा ने हम पे एक्यूज़, मतलब कनाडा ने हम पे चार्जेस लगाए थे कि जो हरदीप सिंह निज्जर है, जो कि कौन था, प्रो खालिस्तानी जो था वहाँ पर, उसकी डेथ के बाद हमारे ऊपर चार्जेस लगाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला सेक्शन कौन सा आता है बच्चे, यहाँ पर नेशनल, और इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए सबसे 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 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आता है, मतलब करंट अफेयर आता है आपके पास, जिसका नाम क्या आता है, 107th नेशनल पार्क कौन सा बना है बच्चे, तो 107th कौन सा बना है यहाँ पे नेशनल पार्क, उसका नाम है सिंपली पल। गौर करना, सिंपली पल पहले से ही टाइगर रिजर्व था, उससे पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी था। ठीक है, क्या था बच्चे, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी था, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, क्या था बच्चे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कौन सी बॉडी है, ये क्या है, कौन सा एक्ट है जो क्या बनाता है, किसी भी एक सेंचुरी को क्या बनाता है, नेशनल पार्क। तो गौर करेंगे बेटा, वो कौन सा आता है, तो वाइल्ड लाइफ, याद रखना है आपने। ठीक है, वाइल्ड, यहाँ पे पूरा ही कर देती हूँ इसको ठीक करके। ठीक है, इसका नाम आता है आपके पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। याद करो क्या नाम है इसका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जब हमने शेरों वाली न्यूज़ पढ़ी है तब तक हमने ये पढ़ा है। कब आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972, और इसके अंदर एक प्रोटेक्टिव एरिया बनाया जाता है। कौन सा एरिया बनाया जाता है बच्चे, प्रोटेक्टिव एरिया, जहाँ पर आपका और मेरा एनक्रोचमेंट ना होता है, उसे क्या कहते हैं आप, नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा में अभी तक एक ही नेशनल पार्क था जिसका नाम था बच्चे भीतरकनिका। क्या नाम था उसका, भीतरकनिका, याद रखना है आपने। और अब एक नया बन चुका है, क्या नाम है उसका बच्चे, सिंपली पल। ठीक है, क्या नाम है बेटा इसका, सिंपली पल, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, जब हम किसकी बात करते हैं बच्चे, सिंपली मतलब इसके एरिया की बात करते हैं, तो इसका एरिया आप याद रखेंगे, क्या है इसका एरिया सिंपली पल वाले का, तो आप याद रखेंगे सिंपली पल वाले का एरिया है 845.70, गौर करना है 845.70 स्क्वायर किलोमीटर। ये किसका एरिया आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको एरिया देखने को मिलता है किसका, सिंपली पल टाइगर रिजर्व का। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आ गया इसका आपके पास पर्टिकुलरली एरिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब क्या हुआ था कि 2024 का करंट अफेयर क्या कहता है बच्चे, 2024 का करंट, सॉरी 2025 का, ये 2025 का इनिशियली एक करंट अफेयर आया था। वो कहता था कि हमने नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर वो एक करंट अफेयर है, वो आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। एक ट्राइब मिलती है बच्चे, कहाँ पर, उड़ीसा में। उस ट्राइब का नाम है लोधा ट्राइब। ठीक है, क्या नाम है बेटा इसका, लोधा ट्राइब। और इस लोधा ट्राइब के जो 4 आदमी थे, गौर करना, इस लोधा ट्राइब के 4 आदमी थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, हंटिंग, और हंटिंग किसका करा था बच्चे, टाइगर का। ठीक है, क्लियर हो गया। तो टाइगर की हंटिंग के लिए इनको अभी अभी किस में डाला गया था बच्चे, इनको जेल में, या फिर हंटिंग बोलने का मतलब है इलीगल हंटिंग, इसके लिए इनको यहाँ पर डाला गया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या है, क्यों इनको जेल में डाला गया, क्या ऐसी खासियत थी यहाँ पर, तो गौर करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड का, ध्यान देना, वर्ल्ड का ओनली कह सकते हैं आप यहाँ पे, वर्ल्ड का ओनली मेलेनास्टिक कह सकते हैं यहाँ पे से, मेलेनास, MELANIS, मेलेनास्टिक। ठीक है, टाइगर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आप याद रखेंगे ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं किसमें, सिंपली पल। ठीक है, याद रखना है सिंपली पल, टाइगर रिजर्व भी कह सकते हैं, या सिंपली पल नेशनल पार्क में। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये कौन होते हैं, मतलब मेलानिन का मतलब क्या होता है, तो गौर करो, हमारे अंदर भी, या फिर जो जानवर होते हैं उनकी बॉडी के अंदर एक पिगमेंटेशन होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्किन का पिगमेंट होता है। ठीक है, अगर मान लो मेलानिन का प्रोडक्शन हमारी बॉडी ज़्यादा करेगी तो हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन क्या दिखेगा, आपको डार्क दिखेगा। अगर बॉडी कम मेलानिन प्रोड्यूस करेगी तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे कलर का कॉम्प्लेक्शन लाइट आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे ही जो इन शेरों के ऊपर फर होते हैं, फेदर्स होते हैं, वो कभी डार्क कलर के दिखते हैं तो कुछ जगहों पे आपको क्या दिखते हैं, यहाँ पे लाइट कलर के। तो याद रखना है यहाँ पे ये वर्ल्ड का ओनली है जगह है जहाँ पे
मेलानिन, जो आपको येलो स्ट्रिप वाले दिखते हैं, जो बहुत डार्क येलो वाले स्ट्रिप वाले हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इसके साथ क्लियर रखेंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर है आपके पास यहाँ तक का। अब गौर करते हैं एक और चीज़ पे। ठीक है, एक और चीज़ पे आते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने अभी अभी आपको बताया किसके बारे में, भीतर कनिका के बारे में। ठीक है, गौर करना, जब हम भीतर कनिका की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, भीतर कनिका बच्चे एक मैंग्रोव्स हैं। ठीक है, क्या होते हैं मैंग्रोव्स? हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि मैंग्रोव्स वो होते हैं बेटा, ऐसे पौधे कह सकते हैं जिनकी जड़ें पानी के अंदर मुझे और आपको देखने को मिलती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे? उनको हम मैंग्रोव्स कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, तो आप याद रखेंगे वो कहाँ पर मिलते हैं हमें, वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? इस भीतर कनिका में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी अगर हम बात करें, इसी भीतर कनिका के पास एक बीच आता है जिसका नाम है गहीरमथ। ठीक है, गहीरमथ बीच। ठीक है, अगर आपको पता होगा, ठीक है, आप, अच्छा मैं आपको बता ही देती हूँ, गहीरमथ क्या नाम आएगा इसको? अब इसे गहीरमथ भी पढ़ लेते होंगे या फिर इसे गहीरमथ बीच भी पढ़ा जाता होगा। ये कहाँ पर आता है? भीतर कनिका के अंदर ही आता है बच्चे। यहाँ पर क्या मिलते हैं? तो आप याद रखेंगे ऑलिव। ठीक है, मतलब वैसे इनको क्या कहा जाता है? हाँ, इन्हें ऑलिव ही कहा जाता है, ऑलिव रिडले। ठीक है, ऑलिव रिडले। सी टर्टल्स, सी टर्टल्स का होम है कौन सा वाला बच्चे? भीतर कनिका मैंग्रोव्स। ठीक है, ये आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं बेटा? ये मतलब टर्टल्स का क्या होता है? तो टर्टल्स का नेस्टिंग पीरियड होता है कहाँ पर? इस पर्टिकुलर बीच के आसपास। और ये क्वेश्चन पिछले साल बहुत जगहों पर पेपर में रहा भी था। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं किसके ऊपर? थोड़ा सा उड़ीसा के ऊपर, और उड़ीसा से 2-4 फैक्ट सीख लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि हमें याद रहे कि और क्या क्या चीज़ें जुड़ सकती हैं। ठीक है, गौर करते हैं। देखिए, जब भी हम किसकी बात करते हैं बच्चे? उड़ीसा की बात करते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा का पुराना नाम क्या था बच्चे आपके पास? तो आप याद रखेंगे उड़ीसा। और उड़ीसा की जब भी हम बात करते हैं तो सन 2011 में नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा अभी कोई न्यूली क्रिएटेड स्टेट नहीं है, ये बहुत पुरानी है। और इसकी स्थापना कब कर दी गई थी? तो 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, अगर आपको पता होगा, यहाँ से एक सैंड आर्टिस्ट हैं। ठीक है, सैंड आर्टिस्ट हैं, उनका नाम कुछ पटनायक है, वैसे तो सुदर्शन पटनायक है उनका नाम, ये भी बहुत फेमस है यहाँ पर, तो ये भी आप यहाँ पे याद रख लेंगे एक इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जिन्हें अभी अभी एक अवार्ड मिला था। आप मुझे बताएंगे कि उनको कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे, कोई फ्रेड करके अवार्ड है, कौन सा अवार्ड मिला है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, सेकेंड, अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं बेटा, ठीक है, उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा की क्लासिकल लैंग्वेज का नाम क्या आता है बच्चे? तो इसका नाम आता है उड़िया। और उड़िया की जब हम बात करते हैं तो इसको 2014 में क्या बनाया गया था बच्चे? क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया था। ठीक है, अगली बात करते हैं, जब हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है जिसका नाम क्या आता है? हीराकुड डैम। और हीराकुड डैम कौन सी नदी पर आता है बच्चे? तो नदी का नाम आ जाएगा हमारे पास महानदी। क्लियर हो गया एक और क्वेश्चन। उसके अलावा अगर हम और बात करते हैं किसके बारे में, इस उड़ीसा के बारे में, तो आपको याद रखना है इंडिया की ब्रैकिश वाटर लेक। ठीक है, ब्रैकिश मतलब खारे पानी की झील, जिसका नाम क्या आता है बच्चे? चिलिका लेक। ये भी आपको कहाँ देखने को मिलती है? उड़ीसा में देखने को मिलती है। ठीक है, और याद रखना उड़ीसा का एक अपना क्लासिकल डांस भी है जिसका नाम क्या है? उड़ीसी। क्या नाम है बेटा इसका? उड़ीसी। ये आप इसके साथ याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको याद होगा तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बहुत पहले बता चुकी हूँ शायद इसके बारे में। अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं, एक बीमारी है जिसका नाम है सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, अगर आपको याद होगा एक एक्ट्रेस है, ठीक है, वो खैर इतनी अच्छी एक्ट्रेस है भी नहीं, पर एक एक्ट्रेस है, उनका नाम है आपके पास पूनम पांडे करके। ठीक है, उन्होंने एक फेक न्यूज़ डाली थी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे कि पूनम पांडे की डेथ हो गई। मतलब उन्होंने डाली थी, उनके किसी ने डाली थी कि पूनम पांडे की डेथ हो गई। किस बीमारी से बच्चे? सर्वाइकल कैंसर से। ठीक है, किससे हो गई थी? सर्वाइकल कैंसर से। ठीक है, जब हम सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो आपको याद रखना है ये चौथा बड़ा, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं ये 4th बड़ा
कॉज है, ठीक है, किसका, कैंसर का, ठीक है। मतलब ये चौथी बड़ी बीमारी है, मतलब आप इस तरीके से कह सकते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो कि देखी जाती है, जो कि औरतों में देखी जाती है स्पेसिफिकली, ठीक है, औरतों में ही पाई जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है इंडिया में डेथ का, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंडिया की ये सेकंड बड़ी बीमारी बन जाती है। सेकंड बोलने का मतलब है कैंसर की फील्ड में पहला औरतों के पास दिखता है आपको ब्रेस्ट कैंसर, और सेकंड कौन सा आता है बच्चे यहाँ पे, सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। अगर आपको पता होगा जो 2024-25 का जो आपके पास बजट आया था, उस बजट में भी सर्वाइकल कैंसर के लिए वहाँ पर मतलब एक लड़कियों को, मतलब बच्चियों को नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में बात यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो गौर करते हैं बच्चे ये क्या होता है और इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए, जो वुमेन्स का बच्चे रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब जहाँ यूट्रस होता है, वहाँ पर एक आप ऐसा कह सकते हैं वहाँ पर देखा जाता है सर्विक्स, ठीक है। तो हमारा एक ऑर्गन ही हो गया आपके पास, क्या नाम होता है बच्चे उसका, सर्विक्स, ठीक है। अब गौर करना, जो ये सर्विक्स होता है बच्चे, ये सर्विक्स जो है ये इफेक्ट हो जाता है, गौर करो, औरत के यूट्रस में क्या होता है बेटा, एक सर्विक्स होता है, और ये सर्विक्स इफेक्ट हो जाता है किससे बच्चे यहाँ पर, तो याद रखना HPV वायरस से। HPV का फुल फॉर्म क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये आप यहाँ पर इसको क्लियर रखेंगे, ठीक है। और बेटा ये जो मतलब फिर ये जब बढ़ जाता है तो इसी के कारण क्या बनता है यहाँ पे, सर्वाइकल क्या बनता है बच्चे, कैंसर बनता है। तो बोलने का मतलब है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, जो कि मतलब बार बार कह सकते हैं आप वहाँ पर ऐसा तो वैसे तो खैर हमारी बॉडी का बहुत इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है कि ये सर्वाइकल कैंसर बनने के चांसेस थोड़े कम भी रहते हैं अगर बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो, ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है कि बॉडी का जो है वो इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही कमज़ोर रहता है, तो जिसके कारण ये बीमारी हमें इफेक्ट करती है और इसके कारण डेथ सबसे ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। वैसे तो अगर आपको पता होगा जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो अपनी डिलीवरी के बाद ही, ठीक है, डॉक्टर्स भी उनको कहते हैं कि आप क्या करिए, एक इंजेक्शन होता है इसके अगेंस्ट एक इंजेक्शन होता है, वो आप लगवा लीजिए और आप वहाँ पर क्या रहेंगी, ठीक रहेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कुछ हॉस्पिटल्स में तो अवेयरनेस फैलाई जाती है, पर कुछ जगहों पे इसकी कोई अवेयरनेस नहीं होती है, लोगों की डेथ हो जाती है इस पर्टिकुलरली कैंसर के कारण, ठीक है। तो अब क्या हुआ है इसके बारे में समझते हैं। अब क्या हुआ है बेटा कि जो भारत सरकार है, अब भारत सरकार बोलने का मतलब है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जिनका नाम क्या है, जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, इन्होंने पहला इंडिया में बना हुआ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्ट किट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराए, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, देखो एक्चुअली में अगर आप इसको समझेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो ये मतलब एक बहुत ही घातक बीमारी है बेटा, बहुत ही घातक बीमारी है ये, जिसका हमारे ऊपर मतलब बहुत बुरा असर हो सकता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है बच्चे, इसके अंदर किसी भी वायरस, जो कोई भी वायरस होता है उसका जो RNA होता है, गौर करना, जो भी कोई वायरस होता है उस वायरस का जो RNA होता है, उस RNA को क्या किया जाता है बच्चे, DNA में कन्वर्ट करके पहचानने में मदद मिलती है कि वो जो वायरस है वो किस प्रकार का है, ठीक है। मतलब वो वायरस किस प्रकार का है, क्या कर पा रहा है और कितना नुकसान दे रहा है, इसको यहाँ पर टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मदद से, इस HPV किट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं। कहता है इसके अंदर 2 किट्स रहेंगी, एक रहेंगी ट्रूनेट और HPV HR+, जो कि गोवा बेस्ड मॉलबियो डायग्नोस्टिक ने बनाई है, एंड पैथो डिटेक्ट बाय पुणे बेस्ड माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने, ठीक है। कहता है अकॉर्डिंग टू WHO 1 out of every 5 women ग्लोबली सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया, और जो 25% ग्लोबल जो क्या आता है आपके पास, सर्वाइकल कैंसर डेथ है, मतलब जो डेथ है वो किसके कारण हो रही है, सर्वाइकल कैंसर के कारण, ठीक है। तो बहुत ही घातक बीमारी है, जितनी जल्दी हो सकता है इसका हमें पता लग जाना चाहिए, ताकि क्या किया जा सके बेटा, कैंसर तो अपने आप में एक बहुत घातक बीमारी है ना, तो कैंसर अगर 4 स्टेज पे पहुंच गया तो आप क्योर कर ही नहीं पाएंगे किसी को भी, तो यहाँ पे क्योर करने की बात की गई है, ठीक है। चलिए, WHO कब बना था बच्चे, 7 अप्रैल 1948 को, याद होगा आप सबको, और इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड पे आपको इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड
हेल्थ डे, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। और जो हमारा SDG 3 है, ठीक है, SDG 3 कहता है गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ रहनी चाहिए एंड वेलबींग रहना चाहिए, ठीक है। जब आप हेल्थ रहेंगे बेटा, हेल्दी रहेंगे, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे ना बेटा, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग इसके अंदर आता है, ठीक है। और हमें इस सर्वाइकल कैंसर को भी ख़त्म करना है, कब तक? 2030 तक, ठीक है। तो आगे SDG आ गया तो फिर अपने आप ये सारी चीज़ें आपके पास कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, अगला देखते हैं क्या आता है। अगला आता है बच्चे, अगला लिखता है आपके पास इंडिया की पहली कंपनी बनी है जिसको अगर हम बात करें टू क्रॉस 10 लाख करोड़ इन टोटल इक्विटी। जब भी बच्चे हम टोटल इक्विटी की बात करते हैं, गौर करना, इसका मतलब होता है कि बिजनेस में किसके कितने शेयर्स हैं, ठीक है, मतलब बिजनेस में शेयर्स, आप इसे मालिकाना अधिकार भी कह सकते हैं। तो कहता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिपोर्टेड रिकॉर्ड एनुअल कंसोलिडेट रेवेन्यू कितना बताया? 1071,174 करोड़, ठीक है, फॉर द फिस्कल ईयर 2024-2025। और अगर हम बात करें तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 7.1। विद दिस RIL अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसका जो इक्विटी है, मतलब जो मालिकाना अधिकार है, वो कितना बड़ा है? 10 लाख करोड़, ठीक है। चलिए, तो और इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा करंट अफेयर आपके पास बन जाता है, ठीक है। अगला आता है इंटर मिनिस्ट्रियल कह सकते हैं आप, यहाँ पर कमेटी बैठी थी किसके लिए? NMM के लिए, ठीक है। अब गौर करना ये NMM क्या है, ठीक है, गौर करते हैं। कहता है भारत सरकार ने एक कमेटी को बनाया, ठीक है, जिसका मेन काम क्या था? NMM पे फोकस करना, ठीक है। क्या था NMM का फुल फॉर्म? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। हम सबको पता है बच्चे, इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी हम यूज़ करते हैं, वो कहाँ से आ रही हैं बेटा? तो वो कहीं बाहर से किसी और कंपनी से बनकर आती हैं, ठीक है। क्या हमारे पास कोई इतने अच्छे तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या हमारे पास जगह नहीं है, क्या हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है? तो बिल्कुल हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कम है। उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को क्या करना है बच्चे? यहाँ पर बढ़ाना है, ठीक है। तो हमें जैसे हम जो मतलब आप ऐसा कह सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, हमें क्या करना है? भारत को फिर से सेल्फ रिलायंस बनाना है, और इंडिया का मतलब सीधी बात है, मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन हमें क्या करना है? बढ़ाना है। और बढ़ाना किसमें बच्चे? इंडिया की GDP में। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्लियर हो गया आपके पास, ठीक है। अगर अभी हम बात करें तो 16 से लेके 17% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी GDP में क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर इसके अलावा भी हमें और आगे बढ़ना है और इसको इस फील्ड में प्रॉपर तरीके से लेकर आना है। क्लियर हो गया? अब अगर हम गौर करते हैं इस कमेटी को, मतलब इस कमेटी को हेड करने का काम कौन करेगा? BVR सुब्रमण्यम। सबको पता होगा कौन है BVR सुब्रमण्यम? CEO है किसके? नीति आयोग के, याद रखना है। और NMM जो इनिशिएटिव है वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट। कौन सा वाला? 2025 और 26, ताकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम की और बढ़ोतरी हो सके। किसे बढ़ाया जा सके बच्चे? यहाँ पर मेक इन इंडिया को क्या किया जा सके? यहाँ पर बढ़ाया जा सके, ठीक है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम अभी का नहीं है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 का है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी थी, और इंडिया में, मतलब कोई चीज़ अगर इंडिया में बनेगी बेटा तो इंडिया में बनाने के लिए लोग भी तो लगेंगे, तो यहाँ पे मेक इन इंडिया प्रोग्राम यहाँ पर लाया गया था, ठीक है। और क्या करना है? इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या करना है? बढ़ाना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 2-3 चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप सबको पता होगा, आप सबने पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं बच्चे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें पैसा जनरेट करती हैं, ठीक है, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए क्या करती हैं बच्चे? पैसा जनरेट करती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर प्राइमरी सेक्टर आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर आते हैं, टेरिशरी सेक्टर आते हैं, उसके बाद आता है आपके पास क्वेटनरी सेक्टर आता है, ठीक है। और क्वेटनरी के बाद आपके पास एक नया सेक्टर आता है जिसका नाम है क्वाइनरी, ठीक है। तो बोलने का मतलब हो गया कितने सेक्टर हो गए आपके पास? यहाँ पे 5 हो गए। अब इन 5 में से जो मैन्युफैक्चरिंग है बेटा, वो किसका पार्ट बनता है? वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट यहाँ पर बनता है,
ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलरली इस सेक्टर को आगे बढ़ाना है और आगे की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अब अगला क्या सेक्शन आता है उसके बारे में बात यहाँ पर कर लेते हैं। अगला सेक्शन आता है इंटरनेशनल, और इसके बारे में डिटेल में बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, शायद अगर आपको पता होगा सेंटियागो, सेंटियागो क्या है, सेंटियागो नेटवर्क क्या है, समझाते हैं समझते हैं, ठीक है। आइए, कहता है न्यूयॉर्क बेस्ड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्या कर लिया है बच्चे, ज्वाइन कर लिया है किसको, सेंटियागो नेटवर्क को, ठीक है। ध्यान से समझना, ये सेंटियागो नेटवर्क क्या है, क्या लिखा हुआ है, कब बना था ये सेंटियागो नेटवर्क, 2019 में, ठीक है। कौन सी सीओपी चल रही थी, तो सीओपी नंबर 25 चल रही थी, और ये 25 कहाँ पर चल रही थी बच्चे, मैड्रिड, और मैड्रिड कहाँ, किसकी राजधानी है, तो ये स्पेन की राजधानी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला गया था कि हम विच एम टू ब्रिंग टुगेदर ऑर्गेनाइजेशंस, हम क्या करेंगे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क और एक्सपर्ट्स को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ताकि किसे कम किया जा सके, खत्म किया जा सके, कम किया जा सके लॉस और डैमेज को, किसकी वजह से बच्चे, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज एक सीरियस प्रॉब्लम बन रहा है हमारे पास, ये हम सबको पता है, और इसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो कहता है यूएनडीपी, जिसके हेडक्वार्टर 1965 में ये बना था, इसके हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया यहाँ पर, इन्होंने सेंटियागो नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है। ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा उन कंट्रीज को, उन कम्युनिटीज को जहाँ पर किससे लेकर, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से लॉस और डैमेज चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो जहाँ पे लॉस और डैमेज ज़्यादा हो रहा है उन एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात हम करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है सेंटियागो ये जो है आपके पास क्या है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला आता है ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन, ठीक है। सबको पता है ग्रीन एयरपोर्ट का मतलब क्या हो गया, ऐसे एयरपोर्ट्स जो अपने पास ग्रीनरी या ग्रीन बिल्डिंग्स या ग्रीन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं या क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गौर करते हैं, हांगकांग का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम क्या है बच्चे यहाँ पे, अच्छा सॉरी, हांगकांग की रिपोर्ट है, हांगकांग से ये रिपोर्ट आई है। हांगकांग का एक एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट इसने अनाउंस करा है ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन अवार्ड्स, ठीक है। तो गौर करते हैं क्या बोलता है, कहता है इसमें और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स होंगे पर हमें इंडिया वाले पढ़ के जाने हैं। तो कहता है 3 इंडियन एयरपोर्ट, पहला कौन सा आया, हुबाली। हुबाली कहाँ पर आता है, कर्नाटक का। क्या अवार्ड मिला इसे, प्लेटिनम का। और प्लेटिनम का क्यों मिला है बच्चे, क्योंकि इसने कितने मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करा है, 6 मिलियन, याद रखेंगे। फिर केम्पेगौड़ा जो कि कहाँ पर आता है, बेंगलोर में, उसका भी नाम यहाँ पर आ गया। उसके बाद कोचीन, ये इन सबको भी अवार्ड दिया गया। तो अवार्ड किस में मिला है यहाँ पे, ग्रीन एयरपोर्ट, याद रखेंगे, ठीक है। कहता है ACI सेफ्टी कैटेगरी में किसे अवार्ड दिया गया है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ये भी हो गया आपके पास। अब ये बिल्कुल फैक्चुअल करंट अफेयर है बेटा, इसमें कोई ज़्यादा ऐड करने वाला है नहीं, ठीक है। अगला आता है, आप सबको पता है ब्रिक्स की मीटिंग चली रही है। तो ब्रिक्स की अभी कुछ टाइम पहले शायद हमने एग्रीकल्चर मीटिंग पढ़ी थी, तो 11वीं ब्रिक्स की लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट क्या चल रही है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग चल रही है, ठीक है। तो गौर करते हैं, स्लोगन क्या है, स्ट्रेंथनिंग द कॉपरेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ। क्या नाम है इसका, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द क्या लिखा है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉपरेशन या स्ट्रेंथनिंग द कॉपरेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ, मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल गवर्नेंस। और ध्यान रखना है इस साल जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है वो कौन संभाल रहा है, तो वो ब्राजील संभाल रहा है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर बात की जाएगी बच्चे, यहाँ पे लेबर एम्प्लॉयमेंट। ऐसे ही कुछ मिलता जुलता याद करो, इंडिया में भी 2023 में G20 की मीटिंग्स चल रही थी। तो G20 की मीटिंग एक ही मुद्दे पे नहीं हो रही थी, मल्टीपल मुद्दों पे बात हो रही थी। तो ठीक वैसे यहाँ पर भी मल्टीपल चीज़ों पे बात की जाएगी, ठीक है। अब फॉरवर्ड लुकिंग डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड, किसके ऊपर फोकस करा जाएगा, 2 थीम्स है वहाँ पर। पहला
AI, और दूसरा है फ्यूचर ऑफ वर्क, इसके बारे में बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, कहता है एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड जस्ट ट्रांजिशन। ठीक है, ये अब सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका है किसके लिए? हमारे लिए। ठीक है, जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। इसी के अंदर हम बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, चाहे फिर वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो। ठीक है, क्योंकि हम एनर्जी बचा रहे हैं ना यार। ठीक है, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि हम अर्थ जो हमारी प्लैनेट है उसे हम प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, चलिए ब्राज़ील का ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या आ जाता है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। आप मुझे बताएंगे इन कंट्रीज़ का एक बैंक भी है, क्या नाम है उसका? क्या उसका नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक है या न्यू डेवलपमेंट बैंक है? आप मुझे बताएंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्रिक्स टर्म किसने दी थी ये भी आप मुझे बताएंगे। कई बार मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, टर्म भी आप मुझे यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, युगांडा ने एक बीमारी का एंड कर दिया है। क्या नाम है बच्चे इसका? तो इबोला सुडान वायरस, ये आउटब्रेक हुआ था इसका, और अब इससे मुक्ति मिल गई है किसको? युगांडा को। ठीक है, गौर करते हैं क्या हुआ बेटा। ये जो इबोला, अभी इबोला कोई मतलब इबोला एक्चुअली में एक जगह का नाम है। ठीक है, गौर करना, इबोला किसका नाम है बेटा यहाँ पे? तो इबोला एक जगह का नाम है, और उस जगह के नाम पर गौर करना, इस जगह को मतलब इस बीमारी को नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इबोला का जो मतलब पहला जो एविडेंस था वो कब मिला था? इबोला वायरस का जो पहला एविडेंस था वो कब मिला था? 1976 में। कहाँ पर? जायरे में। और जायरे कहाँ पर आता है बच्चे? कॉन्गो में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पहला एविडेंस मिला था। ठीक है, इबोला कह सकते हैं आप सुडान वायरस का। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इबोला किसका नाम है? तो इबोला नदी थी, वहाँ पर उस नदी के पास ये वायरस देखा गया था। ठीक है, तो गौर करते हैं क्या होता है ये। देखो बेटा, इबोला जो डिजीज़ है वो एक वायरस के कारण होती है। ठीक है, वायरस के कारण होती है, जिसे आप हेमोरेजिक फीवर भी कह सकते हैं, या फिर आप उसे इबोला वायरस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा बच्चे? हमारे बॉडी के ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? यहाँ पे वीक हो जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिससे जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? डैमेज, और ब्लीडिंग नहीं रुकती है हमारी। ठीक है, मतलब नाक वगैरह से ब्लीडिंग होना, ठीक है, या फिर कहीं कटा हुआ है तो वहाँ पर ब्लीडिंग ही ना रुकना, क्लॉटिंग ना होना, ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, तो क्या कहता है? देखो, कहता है युगांडा ने डिक्लेयर कर दिया है कि उनके वहाँ पर इबोला सुडान वायरस डिजीज़ का जो आउटब्रेक हुआ था उसका पिछले 3 महीनों से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया। कहाँ पर? कैपिटल में। युगांडा कैपिटल क्या आती है? कंपाला। द इबोला स्ट्रेन दैट हैज़ बीन कंटेन्ड इन युगांडा वॉज द SVD सब टाइप इन पास्ट। कितने लोग यहाँ पर इन्फेक्ट हो चुके थे? यहाँ पर किल्ड 4 and 10 पीपल आर इन्फेक्टेड। इबोला सुडान वायरस एक सीवियर वायरस है बच्चे, याद रखेंगे। ठीक है, और किस फैमिली से बिलोंग करता है? इबोला वायरस से बिलोंग करता है। SUDV वॉज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द साउदर्न सूडान, और मैंने आपको अभी बता दिया 1976 में इसका पहली बार प्रमाण मिला था। ठीक है, तो याद रखना बेटा। अब एक चीज़ और आप याद रखेंगे। ठीक है, ये जो इबोला है ये हमें भी इफेक्ट कर सकता है, साथ ही साथ मॉन्की हो गए, गुरिलास, मतलब ये बीमारी इनसे जनरेट होकर आई है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए हो गया सबके पास यहाँ तक का। अच्छा, इसके साथ एक और लाइन होगी यहाँ पे, देखो कहता है यहाँ पर फेटल इलनेस है। अभी बताया था मैंने आपको हेमोरेजिक फीवर। ठीक है, जिसमें क्या होगा? आपकी बॉडी से ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं। ठीक है, ब्लीडिंग मतलब नाक से खून चलना, कान से खून चलना, इस तरीके की आपको बीमारी देखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे आता है। अगला कौन सा सेक्शन आता है आपके पास? अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और इसके बारे में बात करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, गौर करते हैं। कहता है फिजी। अच्छा, पहला क्वेश्चन आएगा फिजी कहाँ पर है, तो गौर करेंगे फिजी जो है वो कहाँ पर आता है? तो साउथ पैसिफिक ओशन में ये कंट्री हमें देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है बच्चे? तो साउथ पैसिफिक ओशन में ये कंट्री हमें देखने को मिलती है। कहता है श्री मधुसूदन साई इंडियन स्पिरिचुअल और ह्यूमैनिटेरियन लीडर है। इनको कौन सा अवार्ड मिला है बच्चे? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, जो कि उनका नेशनल हाईएस्ट अवार्ड है, ये दिया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन रहा है किसमें? हेल्थ केयर में, सोशल वेलफेयर में। इनका एक अपना हॉस्पिटल है, क्या नाम है उसका? श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, याद रखेंगे। ठीक है, इनका एक मिशन भी है, क्या नाम है उसका? वन वर्ल्ड वन फैमिली विच वर्क अक्रॉस
अक्रॉस मोर देन 80 कंट्रीज़, ताकि बच्चों के अंदर अच्छी हेल्थ केयर, बच्चों नहीं सबके लिए हेल्थ केयर, उसके अलावा न्यूट्रिशन और एजुकेशन को अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब नाम बहुत ही खतरनाक है बेटा, पूरे खानदान का नाम एक में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे। और कैपिटल क्या आती है इसकी, स्यूबा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है फ्रांस ऑफिसर डेंस लॉड्रे डेस आर्ट्स डेस लेटर्स। ठीक है, अब इसको इजी भाषा में समझते हैं। इसका नाम है बच्चे ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर। ये किसे दिया गया है, तो इंडिया की एक फिल्म मेकर हैं, क्या नाम है उनका, पायल कपाड़िया, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, याद रखना ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑनर है, जो किस में दिया जाता है, आर्ट और लिटरेचर में। ठीक है, क्यों मिला है इनको, क्योंकि इन्होंने ग्लोबल सिनेमा को प्रमोट करा है और इंडिया और फ्रेंच के कल्चर को डिनोट करने की या प्रमोट करने का काम इन्होंने करा है। ठीक है, कपाड़ियाज फिक्शन फीचर डेब्यूट ऑल वी इमेजिन एज लाइट 2024 इसे ग्रैंड प्रिक्स एट द 77th केन्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला कौन सा सेक्शन आता है, अब अगला अपने पास यहाँ पे रिपोर्ट एंड रैंकिंग्स, और इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगला है आपके पास, याद करो एक बॉडी है हमारे पास क्यूएस करके, एक तो क्यूएस वालों की रैंकिंग आती है यूनिवर्सिटी को लेकर, और ये वाली किसके साथ आई है, ये वाली किसके साथ आई है बच्चे, तो क्या ये एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है। ठीक है, गौर करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है लंदन बेस्ड द टाइम्स हायर एजुकेशन रिलीज 13th एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, अब बाकी तो याद करना बहुत मुश्किल है बेटा, पर अब यहाँ पे गौर करते हैं। सबसे पहली कौन सी आई है, तो आप याद रखेंगे त्सिंगुआ यूनिवर्सिटी। चाइना की दूसरी कौन सी आती है, पिकिंग, ये आगे दो आ गई अपने पास। अब हमारी इंडिया की कौन कौन सी है, तो याद रखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटका ने टॉप करा है। क्या रैंक है बच्चे इसका, 38th, और स्कोर कितना लिया यहाँ पे 65.32 और डाउन फ्रॉम 32nd लिस्ट इन 2024। उसके बाद आता है इट इज़ फॉलोड बाय, उसके बाद ये आ जाएगी सिंगापुर की, फिर बाकी, पर हमें याद रखना है कि पहला और दूसरा और हमारे यहाँ से कौन गई है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास यहाँ पर। अच्छा, इसी के अंदर एक चीज़ और रह गई होगी, शूलनी यूनिवर्सिटी रह गई होगी। हाँ, कहता है ये जो लेटेस्ट एडिशन है ये रैंक करता है कितनी यूनिवर्सिटीज़ को, 853 को, कितनी कंट्रीज़ में से, तो 35 में से। इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में द ओनली 2 इंडियन टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, IIT इंदौर जिसका 131st रैंक है, और IIT गुवाहाटी जिसका रैंक है 184th। ठीक है, शूलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलती है, इसका 146 क्या आता है बच्चे, रैंक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास, पोवर्टी के ऊपर न्यूज़ आई है। ठीक है, गरीबी कितने प्रकार की होती है, गरीबी क्या होती है। ठीक है, तो गरीबी की जब हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर क्या न्यूज़ आई है ये समझो। कहता है कि इंडिया की मतलब मोदी सरकार ने इतना काम दिया लोगों को, या इतने स्टार्टअप्स ओपन हुए कि गरीबी में कुछ कटौती देखी गई है, मतलब लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ने लगा है। और कितना परसेंट ड्रॉप हुआ है वहाँ पे, तो 2.3% ड्रॉप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कहता है वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है किसके ऊपर, इंडिया की पॉवर्टी और इक्विटी ब्रीफ पे। इस रिपोर्ट की माने तो इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी डिफाइंड लिविंग लेस देन कितना डॉलर यहाँ पर पर डे, 2.15, ये घट चुकी है और कितनी पहुँच चुकी है, 2.3%। तो कहता है ये रिपोर्ट कहती है कि 17.1 करोड़ पीपल जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से उठ चुके हैं, एंड 37.8 करोड़ वो क्या कर चुके हैं, इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर जा चुके हैं। द रिपोर्ट शोड दैट डिक्लाइन रेट इन इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन वाज हाईएस्ट इन रूरल एरियाज, और जो कि घट गई है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि इंडिया की जो क्या है अपने पास कह सकते हैं आप यहाँ पे गरीबी है वो यहाँ पर घट रही है। ठीक है, देखो बेटा एक्चुअली में जब हम गरीबी की बात करते हैं तो गरीबी दो प्रकार की हमें देखने को मिलती है, एक कौन सी आती है एब्सोल्यूट, और
एक आती है बच्चे हमारे पास रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब तो ये हुआ बेटा कि जब मैं और आप अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी में काउंट होते हैं, ठीक है। और रिलेटिव का मतलब होता है जब हम सामने वाले के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब रोटी कपड़ा मकान तो है पर भैया उसके पास गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, ठीक है। तो जब आप रिलेटिविटी के साथ करते हैं तो इसे कहते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है वो क्या कहता है बच्चे यहाँ पे, वो कहता है जीरो पॉवर्टी, ठीक है। याद रखना है आपने कौन सा वाला कहता है, तो SDG जो 1 है अपने पास वो क्या कहता है बच्चे, जीरो पॉवर्टी की बात यहाँ पर करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है अर्बन एरियाज में जो है वहाँ पे भी डिक्रीज देखा गया है और इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है स्पेशली वुमेन आर इंक्रीजिंग एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ड्रॉप टू 6.6%। अब ये बेटा ऑन ग्राउंड रिपोर्ट है या नहीं है इसका तो मुझे भी इतने अच्छे से नहीं पता, पर अब आप इसको डेटा फैक्चुअल है हमारे पेपर के लिए तो आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है अभी, तो अजय बांगा, ये हम सबको यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला करंट अफेयर क्या आता है बात करते हैं। मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे बात होने जा रही है, ठीक है, गौर करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना है तो 2718 बिलियन डॉलर कह सकते हैं 2024 में, एंड इंक्रीज ऑफ 9.4% 2023 से, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किसने पेश करी है, स्वीडन बेस्ड स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे हम सिपरी भी पढ़ते हैं। USA यहाँ पर टॉप कर रहा है, चाइना यहाँ पर सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन किसकी आती है यहाँ पर आपके पास, किसकी आती है, रशिया की, और फोर्थ इस बार कौन सी कंट्री आई है, जर्मनी। तो याद करिए वैसे तो 4th रैंक हमारा था पर अब हमारा रैंक कितना हो चुका है, 5th लार्जेस्ट, ये आपको याद रखना है। और कितना डॉलर बोला गया है, तो US डॉलर 86.1 बिलियन की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो आप इसके साथ यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आता है आपके पास अगला केयर एज स्टेट रैंकिंग। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ये केयर एज है क्या, ठीक है। तो गौर करते हैं, समझते हैं। केयर एज जो है बेटा वो ये रहा, ठीक है। इट इवेलुएट्स, ये इंडिया के स्टेट्स को इवेलुएट करता है 7 पिलर्स के बेसिस पे। पहला पिलर क्या है, इकोनॉमिक्स, दूसरा कौन सा आता है, फिस्कल, फिस्कल मतलब पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, सोशल गवर्नेंस, एनवायरनमेंट। और इन सब के मतलब पिलर 7 हैं पर इनके अंदर 50 इंडिकेटर है, इन सब को टैली करके इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो रिपोर्ट का नाम है केयर एज रेटिंग, किसके लिए का मतलब इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में, और इसने अपना 2nd एडिशन यहाँ पर पेश करा है। तो कहता है महाराष्ट्र यहाँ पे टॉप कर रहा है ऑल रैंक्स में, ठीक है, याद रखना है। और उसके बाद गुजरात है, फिर कौन सा आता है, कर्नाटका, और गोवा टॉप द रैंकिंग इन द नॉर्थ ईस्ट हिली एंड द स्मॉल स्टेट्स ग्रुप बी कैटेगरी, ठीक है। तो बहुत बड़ी इसकी कैटेगरी है, इतना सब कुछ डेटा तो याद नहीं हो पाएगा, हाँ बस इतना सा आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर आप उत्तराखंड भी ऐड कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश भी आ गया और असम भी आपको यहाँ पर कवर करने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला IMF की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट ऑन लार्जेस्ट इकोनॉमीज, ठीक है। गौर करेंगे किसके बारे में बात करने जा रही है, ये लार्जेस्ट इकोनॉमीज, ठीक है। इकोनॉमीज की जब भी हम बात करेंगे तो हम बड़े कह सकते हैं आप GDP इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है देखो, कहता है USA का जो USA ने टॉप करा है किसमें, ये लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है पूरे वर्ल्ड की, जिसका GDP US डॉलर 30.51 ट्रिलियन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद चाइना है, उसके बाद जर्मनी है, और इंडिया इस रैंक में कितना आता है, 4th, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। आगे ये बोला भी गया है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक, हो सकता है 2030 तक हम क्या करेंगे, जापान और जर्मनी दोनों को क्या कर जाएंगे, यहाँ पे ओवरटेक कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा IMF की बात करते हैं तो IMF कब बना था, 1944, याद रखना है आपने 1944, और इसके हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC US में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास, अगला कौन सा सेक्शन आया, डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। आइए
इंडिया और फ्रांस, आपको पता ही है बच्चे कि अगर हम बात करते हैं वॉर लाइक सिचुएशन तो बनी हुई है, ठीक है, वॉर लाइक सिचुएशन तो हमारे पास बनी हुई है। उसी के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने क्या करा है, एक एग्रीमेंट साइन करा है। कितने करोड़ का है, तो 64 करोड़ का ये आपको देखने को मिलता है। और हम क्या खरीद रहे हैं इनसे, तो 26 रफेल मेराइन फाइटर जेट, ताकि हम इंडियन नेवी को और आगे बढ़ा सकें, उसकी स्ट्रेंथन यहाँ पर कर सकें, ठीक है। कहता है आउट ऑफ द 26 जेट 22 विल बी सिंगल सीट फाइटर प्लेन और 2 होंगे जो वो ट्विन सीटर होंगे, ठीक है। कहता है दे विल मेनली ऑपरेट फ्रॉम इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस कैरियर, क्या नाम होगा उसका, इंडियन नेवल शिप, क्या नाम होगा, विक्रांत, ठीक है। क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है, आप सबको पता है, तो ये उसके साथ आपके पास जुड़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे आता है साइंस और टेक। अच्छा, साइंस और टेक में क्या करेंगे बच्चा, हम AI की मदद से, अब मतलब मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनेगा, आप सबको बताएं मध्य प्रदेश जंगलों के मामले में टॉप करता है, ठीक है, वो नेशनल पार्क के मामले में टॉप करता है, टाइगर रिजर्व के मामले में वो टॉप करता है, अगर हम इस पर गौर करें और अच्छे से तरीके से, तो ठीक है। तो अब क्या करा है मध्य प्रदेश, अपने इस फॉरेस्ट वाले सिस्टम को और ज़्यादा क्या करना चाहता है, और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहता है। तो इसीलिए वो क्या करेगा बच्चे, यहाँ पर उसने क्या करा है कि इम्प्लीमेंट करा है AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, ठीक है। एक अलर्ट सिस्टम वहाँ पर जनरेट किया है, ठीक है। और क्या किया जाएगा इससे, मतलब सीधी सीधी बात है, फॉरेस्ट को मैनेज किया जाएगा। और मैनेज कैसे किया जाएगा बच्चे, यहाँ पे सैटेलाइट इमेजेस से, मोबाइल फीडबैक से, मशीन लर्निंग से, इन सब से किसका फीडबैक लिया जाएगा, इन सब चीज़ों का फीडबैक लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसको इनिशियली क्या क्या यहाँ पे लिखा है ना, अलर्ट सिस्टम, ताकि कोई ट्री, मतलब कोई भी फॉरेस्ट में एनक्रोच तो नहीं कर रहा है या ट्री तो नहीं गिर रहा है, मतलब सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, ठीक है। और कितने डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया है, 5 में, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला कौन सा सेक्शन आता है अब आपके पास, यहाँ पे स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए, कहता है फाइड वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स हुआ है, गौर करना बच्चे, ठीक है। फाइड आप सबको पता है किसके साथ आता है, आपके पास चेस के साथ आता है, और ये कहाँ पर हुआ है, पुणे महाराष्ट्र में। कोनेरू हम्पी ने, गौर करना यहाँ पे, कोनेरू हम्पी की यहाँ पर बात हुई है, उन्होंने टाइटल जीता है, किसे हराया, मतलब टाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे टाई हो गया मैच, किसके साथ, तो ग्रैंड मास्टर जुहू जिनरेथ, जो भी इनका नाम है, जिनर, ये आप याद रखेंगे। हम्पी की क्या लिखा है यहाँ पे, सिक्योर टॉप पोजीशन ड्यू टू सुपीरियर टाई ब्रेक स्कोरर्स। और उसके बाद फाइड का जो 2024 वाला है, ये फाइड ने ऑर्गेनाइज करा था। फाइड के प्रेसिडेंट कौन आते हैं आपके पास, एड्रिक, और हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, लाओसाने में। और ये बॉडी बनी कब थी, 1924 में, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास, अगला आता है सेकंड एशियन योगासन। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, योगासन का मतलब क्या हो गया बच्चे, ठीक है। तो देखो, योगासन योगा का ही एक कंपोनेंट है, ध्यान से सुनना, ये किसका कंपोनेंट है बच्चे, योगा का ही कंपोनेंट है, जिसके अंदर, मतलब जिसको आप कह सकते हैं साइको फिजिकल कह सकते हैं, मतलब दिमाग और आपकी फिजिकल बॉडी, फिजिकल फिटनेस, इसके साथ ये पूरा का पूरा एसोसिएटेड है। तो ये कहाँ पर हुआ है बच्चे, नई दिल्ली में। इसमें पार्टिसिपेट करने वाली कितनी कंट्रीज थी, तो 21 थी, जिसमें जापान, गौर करना है, मंगोलिया, नेपाल, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, कजाकिस्तान, भूटान, चाइना, ईरान, साउथ कोरिया, मलेशिया, UAE, इन सब ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा है, ठीक है। तो गौर करने वाली बात है, इंडिया ने इसमें क्या करा है बच्चे, टॉप करा है, याद रखेंगे। कितने मेडल रिसीव करे हैं, 83, याद रखना है, जिसमें से 3 सिल्वर हैं, बाकी 1 ब्रॉन्ज है। जापान सेकंड रैंक पे आया है। और अगर हम मंगोलिया की बात करते हैं तो क्या रैंक है इसका, 3rd हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बस इतना इतना याद रखना है कहाँ पर हुआ है, और योगासन किसका पार्ट है बच्चे, योगा का ही पार्ट है, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन कौन सा आता है, बैंकिंग और इकोनॉमी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। RBI ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है किसका, अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, ठीक है। तो जब जब आप RBI का क्या नहीं करते हैं, किसी नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करते हैं, या फिर रेगुलेटरी को नहीं फुलफिल करते हैं, तो आपका क्या कर दिया जाता है, मतलब आपको आपके जो है, आपके ऊपर RBI समय समय पर क्या लगाती है, एलिगेशंस भी लगाती है। और अगर आप काम प्रॉपर तरीके से ना करें तो RBI आपके लाइसेंस को भी क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है, ठीक है। तो ये आपने इसके साथ पढ़ लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। ये आप देख लेंगे इसके साथ का। अगला क्या कहता है, अगले वाले के बारे में बात करते हैं। RBI ने
लाइसेंस कैंसिल कर दिया है बच्चे किसका, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। ठीक है, क्यों किया है ऐसा, क्योंकि इसके पास इतना कैपिटल और अर्निंग प्रोस्पेक्ट ही नहीं है, तो सीधी बात है पैसा ही नहीं है चलाने के लिए, इसीलिए इसको भी लाइसेंस इसका कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अगला क्या लिखा है, आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है इंडियन बैंक, आईओबी और मतलब इंडियन ओवरसी बैंक, चेन्नई बेस्ड इंडियन ओवरसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनके ऊपर क्या लगाई हैं, पेनल्टीज लगाई है। ठीक है, और इनके ऊपर भी पेनल्टीज लगाने का कारण क्या होगा कि आपने इनके नॉर्म्स को फुलफिल नहीं किया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास क्या आता है इसके बाद का, अगला आता है स्टार मार्क करने वाला। अब बोला गया है कि प्रवाह पोर्टल को 1 मई 2025 से यूज़ करना मैंडेटरी है। ठीक है, समझाती हूँ आपको क्या है इसके अंदर क्या नहीं है, समझते हैं। ठीक है, ध्यान दो बेटा। मान लेते हैं अब ऐसे समझो। ठीक है, मान लेते हैं कल को मेरे यार आपके पास इतना पैसा आ जाए कि हम एक बैंक नाम की एंटिटी को ओपन करना चाहते हैं, मतलब हम बैंक को ओपन करना चाहते हैं। अगर मान लो मैं और आप अगर किसी बैंक को ओपन करना चाहते हैं तो बैंकों का माई बाप कौन है, बैंकों का माई बाप तो आरबीआई है ना, तो आरबीआई से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे लाइसेंस लेना हो गया, मतलब मेरे को बैंक खोलना है तो मुझे बैंक खोलने के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए, तो मैं वहाँ पे लाइसेंस लूँगी। एप्लीकेशन फॉर्म है, मान लो मुझे किसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या किसी भी प्रकार का कोई काम है, तो बोलने का मतलब है बच्चे कि एक ऐप है और ऐप का नाम क्या है, प्रवाह। प्रवाह का फुल फॉर्म आएगा प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड अथॉराइजेशन। तो सीधी सीधी बोलने का मतलब हो गया बच्चे कि ये जो प्रवाह है, ये जो प्रवाह है, प्रवाह का एक्चुअली मतलब क्या होता है आपके पास, तो प्रवाह का मतलब होता है फ्लो। ठीक है, तो आरबीआई कहता है कि बैकलॉग ना लगे किसी भी बैंक में, मतलब हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई बैकलॉग ना लगे। आरबीआई और ट्रांसपेरेंसी से काम करना चाहता है, करप्शन ना हो, इन सब चीज़ों के लिए वो हमें एक प्रवाह ऐप के साथ जोड़ना चाहता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। चलिए आगे आते हैं। और अगर आपको याद होगा तो इस प्रवाह और सारथी को यूके का कोई अवार्ड भी मिला था, या मुझे बताएंगे। ठीक है, अगला क्या आता है, आरबीआई ने डेडलाइन बढ़ा दी है किसकी, बीआईएस कंप्लेंट नोट सॉर्टिंग मशीन। ठीक है, आपको पता होगा नोट गिनने की मशीन होती है, ठीक है, जहाँ से नोट, अब ऐसे नहीं कि 1-2 रुपए, मतलब बहुत सारे नोट्स होते हैं, उनको मल्टीपल काउंटिंग की मशीन आपने बैंक्स में भी देखी होंगी, उनकी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो उनको अब किसके साथ जोड़ना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ जोड़ना है। ठीक है, एक प्रकार का स्टैंडर्ड है, एक प्रकार का क्वालिटी कह सकते हैं आप यहाँ पे, एक प्रकार की क्वालिटी मतलब किसी प्रोडक्ट को क्वालिटी देती है ये बीआईएस। ठीक है, तो क्या बोला गया है, आरबीआई ने कहा है कि हम आपका टाइमलाइन बढ़ा रहे हैं बैंक्स का, ताकि आप जितने भी मतलब 1 नवंबर 2025 तक, मतलब 6 महीनों के अंदर आप अपने नोट सॉर्टिंग जो मशीन्स है उनको किसके साथ कनेक्ट करेंगे, बीआईए के साथ कनेक्ट करेंगे, बीआईएस के साथ, सॉरी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद कहता है यहाँ पे आरबीआई हैज डायरेक्टेड बैंक्स एंड वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर टू इंश्योर ऑटोमेटेड टेलर मशीन डिस्पेंस 100 रुपये 200 रुपये नोट ऑन अ रेगुलर बेसिस। और उसके बाद कितना है, 30 सितंबर 2025 तक 75% ऑफ ऑल एटीएम्स शैल डिस्पेंस ₹100 और 200 डिनोमिनेशन बैंक नोट फॉर एटलीस्ट 1 कैश है। ठीक है, अब ये बेटा थोड़ा सा टिपिकल काम है, मतलब जब कोई बंदा पैसा डिपॉजिट हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग बैंक की तरफ से काम करते हैं बैंक एटीएम्स की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए, ये उसके साथ आपके पास जुड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन आपके पास आता है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट आता है, क्या नाम है इसका, डेज, और डेज के बारे में बात करना शुरू करते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं बच्चे, यहाँ पर हम सबको पता है 25 तारीख को, 25 अप्रैल को ये मनाया जाता है। आप सबको पता है एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। ठीक है, और कह सकते हैं आप यहाँ पे एनोफिलीज, जो मॉस्किटो होता है, जो इन्फेक्टेड एनोफिलीज क्या होती है हमारे पास, मॉस्किटो होती है, उसी से ये हमें बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। थीम क्या थी कि मलेरिया एंड विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन और री इग्नाइट। ठीक है, चलिए अगला क्या आता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाते हैं, 26 को। और आपको पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी का पेटेंट राइट कह सकते हैं, किसी की इनोवेशन, किसी की डिस्कवरी को आप किसके अंदर काउंट कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे थीम क्या थी इसकी, म्यूजिक एंड आईपी फील द बीट ऑफ आईपी। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंडिया का क्या रैंक आया बच्चे, सिक्योर, तो आप याद रखेंगे 9 में। क्या फुल फॉर्म है इसका,
PCT, PCT का मतलब होता है पेटेंट कॉरपोरेशन, याद रखना है, पेटेंट कॉरपोरेशन फाइलिंग होगा, नहीं पेटेंट कॉरपोरेशन ट्रीटी फाइलिंग, ठीक है, इसे ये नाम दिया जाता है, ठीक है। तो रैंक हमारा 9th है। 13th एडिशन ऑफ IP इंडेक्स रिलीज्ड बाय USA, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और इंडिया का रैंक अगर हम गौर करें तो IP इंडेक्स में कितना आता है, 43rd आता है, ठीक है। चलिए अगला क्या आता है, इंटरनेशनल डांस डे। डांस एक बहुत एक अच्छा कह सकते हैं आप स्ट्रेस रिलीज एक फिनोमिना है जो कब ऑब्जर्व किया जाता है, अप्रैल 29 को। और क्यों किया जाता है बच्चे इस दिन, क्योंकि इंटरनेशनल डांस काउंसिल एंड शंघाई बेस्ड इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, ये किसके अंदर आता है, यूनेस्को के अंडर, ठीक है। इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो जीन जॉर्जेस, याद रखेंगे, नोवरे की आपके पास क्या आती है यहाँ पे, ये एनिवर्सरी आती है। ये कौन थे, तो ये फ्रेंच डांसर थे, कोरियोग्राफर थे, और किसके थे, पायनियर ऑफ मॉडर्न बैलेट, बैलेट एक डांस होता है बच्चे, उसके ये बंदे थे, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास आयुष्मान भारत दिवस, ठीक है। अगर आपको पता होगा आयुष्मान भारत एक स्कीम है बेटा, अगर आपको पता होगा तो इसको मोदी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था रांची झारखंड से, और कब किया गया था, 23 सितंबर 2018 को, ठीक है। इसके अंदर एक हेल्थ कार्ड बनना था जिसमें आपको सेकेंडरी और टेरिशरी, गौर करना प्राइमरी की बात नहीं कर रही हूँ, अब आप थोड़े से कहीं छिल गए तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा बड़ा बोला गया, तो सेकेंडरी और टेरिशरी आपको क्या दिया जाना था, हेल्थ केयर, आपको यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइड यहाँ पर की जानी थी, ठीक है। तो गौर करते हैं क्या लिखा हुआ है, आयुष्मान भारत दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, 30 अप्रैल को, ठीक है। क्या लिखा है, एज अ पार्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य अभियान, और ये इसका ऑब्जेक्टिव भी था कि लोगों को यहाँ पर जागरूक करना है, ठीक है। इस स्कीम के अंदर 2 कंपोनेंट थे, पहला था हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोलने हैं, और दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। अगर आपको पता होगा पर फैमिली की बात करी, पर पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, पर फैमिली को क्या देना था, यहाँ पर 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देना था, ठीक है, ध्यान रखना। पर वो किस चीज़ के लिए था, सेकेंडरी और टेरिशरी हेल्थ केयर की बात यहाँ पर की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला आता है आपके पास बुक्स, और एक ही बुक है, तो क्या नाम है इनका, आप याद रखेंगे, फाली एस नारीमन, ठीक है। ये एक कह सकते हैं आप, ये इंडियन ज्यूरिस्ट थे, जज थे ये, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस नहीं थे। इनकी बुक है, बुक का नाम है बियॉन्ड द कोर्ट रूम, बुक इज रिटन बाय, और भी बहुत सारी बुक है इनकी, बहुत फेमस सी, बस अभी आपने इतनी ही याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास बुक्स नहीं आएगा बच्चे, ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे ऑबिचरी आएगी, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी ऑबिचरी, ठीक है। और ऑबिचरी के अंदर मतलब डेथ के अंदर एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और जो इनके साथ क्वेश्चन बनता होगा इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता होगा बेटा कि सन 2008 में एक मिशन भेजा गया था जिसका नाम था चंद्रयान-1। क्या नाम था उसका, चंद्रयान-1। वो चंद्रयान-1 किसकी अध्यक्षता के अंदर भेजा गया था, तो आपको याद रखना था क्या नाम है उनका, तो उनका नाम था कस्तूरी रंगन। क्या नाम था, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन के अंडर इसको यहाँ पर भेजा गया था, ठीक है। उसके अलावा ये राज्यसभा MP भी रहे हैं। उसके अलावा अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर बने हैं। उसके अलावा आपको याद होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 की, उसमें भी इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, और उस कमेटी को तो हेड ही करा है इन्होंने। और उसके अलावा आपको पता होगा अभी कुछ सालों पहले जो इंडिया के वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, इंडिया के ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये डिप्लीट हो रहे थे, ठीक है। तो इन वेस्टर्न घाट्स के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट का नाम था कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, वो भी किसके नाम पर थी, इन्हीं के नाम पर थी, ठीक है। तो ये कौन थे बेटा, ये इसरो के चेयरपर्सन थे, पद्म अवॉर्डी थे, और इनकी डेथ हो गई है कब, अभी रिसेंटली। और ये इसरो के चेयरपर्सन रहे हैं कब से कब तक, 1994 से लेकर 2003 तक, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और वेस्टर्न घाट वाली इनकी रिपोर्ट कब आई थी बच्चे, तो ये 2013 की रिपोर्ट है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया है जो कि इंडिया का 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बनता है, ठीक है। तो आई होप आपके पास चीज़ें यहाँ तक क्लियर रही होंगी, जो भी डाउट रहेगा वो आप पूछ लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।